हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र के द्वारा इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डायरेक्ट आधुनिक भारतीय इतिहास से स्टार्ट किए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। इसके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का यात्री था, यह कालीकट के बंदरगाह पर कब आया था? आया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक कौन थे? तो जमोरिन थे। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। पहला गवर्नर कौन आया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने, अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा नीला जल योजना से संबंधित है? अभी हमने बताया था द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ब्लू वाटर नीति को अपनाने वाला था। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, ऊपर जो दिया गया था वही दिया गया है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। सबसे पहले व्यापार प्रारंभ किया था पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? हो गया है 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा हुआ था। बस रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? या किया था? जमोरिन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था? तो पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? बताइएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आसान हो जाएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, तस्मान कहाँ का था? तो हॉलैंड का था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमस लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? तो भारत के मार्ग की खोज की। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमस लैंड वर्तमान में तस्मानिया के नाम से जाना जाता है और न्यूजीलैंड की खोज की थी। ध्यान रखिएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्को माना जाता है, जो कि इसका शासनकाल है 1509 से लेकर के 1515। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया था। कौन? अल्बुकर्क। गोवा के विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनके स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने? तो अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, जो कि गलत दिया गया है। 1510 में कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, सही दिया गया है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में मद्रास पर कब्जा किया था।
पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचिन में। पुर्तगाली के भारत पर प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 ईस्वी में कराया था। किसने कराया था? तो अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोचिन को। किन यूरोपीय ने भारत में सर्वप्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो यह क्या था? पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा किया गया है। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर वसूली की। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, कौन सा स्थापित की गई थी? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसके स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली थी। यह सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना प्रथम उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेस और डचों ने अपने व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। पेरिस की संधि 1814 में हुआ था। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन और यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। यह पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह पुर्तगाली करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जॉब चार्नक। जबकि अंगियार कौन था? बताइएगा, अंगियार कौन था? चलिए आगे बढ़ते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती, वर्तमान में इसका नाम क्या है, कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1660 दिवस में नहीं माना जा सकता है। चलिए इसके बारे में देख लीजिएगा। कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चार्नक ने। निम्न से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुए थे? ते हुए थे मद्रास में। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। 1688 ईस्वी में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? या डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज जिसे कहा जाता है थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच जो है संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प क्या है? बी सही उत्तर होगा। बी जो है सही उत्तर होगा। ऐसे होना चाहिए था क्या? तो ब्रिटेन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें से बताना है कौन सा एक सही है। ध्यान से इसे देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21।
डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1599 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1599 में की गई थी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को ऑप्शन नंबर ए। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी समानतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर था। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? क्या किया था? जहांगीर के समय काल में। डिटेल दिया गया है। वीडियो को पॉज करके अगर देखना चाहें तो देखिएगा, वीडियो ऐसे लंबी बन जाएगी। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में मुस्लिमपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों के प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यह की थी 1613 ईस्वी में सूरत में। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? बताइएगा कहाँ स्थित था? तो हो जाएगा भरूच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो यह सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाइली के स्थान पर हराया था? तो हराया था थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? स्थापित किया था अंग्रेजों ने। डिटेल देखना चाहते हैं तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखा करिएगा। डिटेल अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर वीडियो लंबी बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 है। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो यह सूरत में थी। बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो यह लिया था पुर्तगालियों से। दहेज के रूप में 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कितने पाउंड में? तो 10 पाउंड में। कब? तो 1668 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? यह हुआ था 1797 ईस्वी में। प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था 1797 ईस्वी में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। किसने? तो सौंपा था अवध के नवाब सादत अली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? क्या किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? बताइएगा कौन सा तत्कालीन कारण था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1746-48 के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। ऐसे तो युद्ध हो रहा था किस कारण से? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध हो रहा था और यह जो युद्ध समाप्त होता है एला सापला की संधि के तहत। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापला की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ए पापे इसका ट्रिक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि जिसमें ब्रिटिश की हार होती है। प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध क्या हो जाएगा? अनिर्णायक युद्ध। इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा? इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर है। सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे वही दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापला के संधि के तहत समाप्त। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 नहीं हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1750 से 52 नहीं हुआ था और यही क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ था। 1756 से लेकर के 63 के बीच हुआ था। एक बार इसे ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दिया गया है कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर के 54 के बीच। कर्नाटक का तृतीय 1758 नहीं होना चाहिए, 1756 से लेकर के 63 के बीच हुआ था, क्योंकि इसी को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में उल्लेखनीय कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? या डुप्ले। इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? क्या लगाया था? सूरत में। लुई 14वें के मंत्री कॉवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसके द्वारा? कोलवर्ट के द्वारा। लुई 14वां का मंत्री था कोलवर्ट। इसके द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स, नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज की इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जो 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापित की थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी या लुई 14वां के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलवर्ट को माना जाता है, कोलवर्ट को। बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? स्थापित किया था चिंसुरा और हुगली। डचों के बंगाल में पहली कंपनी पिपली 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच जो है पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो यह 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसी का डिटेल दिया गया है, इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले प्रवेश किसने किया था? क्या किया था? पुर्तगाली ने। पुर्तगाली के बाद कौन आए? पुर्तगाली के बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज के बाद
एक मिनट। पुर्तगाली के बाद आए डच, डच के बाद आए अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित किए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन को देख लीजिए। पांडिचेरी, पांडिचेरी फ्रेंच। गोवा, गोवा किसका हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, गोवा जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुर्तगीज। ट्रांकेवर हो जाएगा डेनिस। सद्रास हो जाएगा मद्रास, मद्रास हो जाएगा डच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांडिचेरी फ्रेंच, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेनिस और मद्रास डच। सद्रास लिखा हुआ है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिल्कुल फेमस क्वेश्चन। बिहार, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, ये अपना बिहार था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए थे। इसी का डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त सभी में, उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। युद्ध में चलती फिरते तोपों का युग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है, भारत की देन थी। तो युद्ध में चलते फिरते तोपों का उपयोग नहीं देन है। तंबाकू और लाल मिर्च का देन पुर्तगाली का है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी तथा अकबर के द्वारा प्रदान किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। चलते फिरते तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह कहा था टीबी मैकाले, टीबी मैकाले। इसी के बारे में डिटेल दिया गया है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एला सापला की संधि 1748 के संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था एला सापला की संधि के तहत और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एला सापला की संधि 1748 में हुआ था, उसी का डिटेल दिया गया है। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों के असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें से बताना है कौन सा सही है। अंग्रेजों का बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों का बेहतर नौसैनिक ताकत 1 और 2 दोनों सही दिया गया है, उसी का डिटेल दिया गया है। चलिए आगे जो टॉपिक जो आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, उसी का नोट्स में दिया गया है। हम सिर्फ क्या इसका नोट्स नहीं बल्कि MCQ को करवाएंगे। चलिए आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।